गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से भारतवर्ष में प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि का कैसे निर्माण हुआ या कैसे उसकी शुरुआत हुई। तो जैसे हमें पता है कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि 3 अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला आपका प्राचीन शिक्षा व्यवस्था दी हुई है, उसके बाद आपकी मध्यकालीन शिक्षा है और तीसरी अगर बात करें तो कह सकते हैं आधुनिक शिक्षा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन कालीन शिक्षा की, जिसमें आपकी वैदिक कालीन शिक्षा है। वैदिक कालीन शिक्षा कह सकते हैं हम, या गुरुकुल शिक्षा कह सकते हैं। और हम बात करते हैं दूसरी जो शिक्षा थी आपकी बौद्धकालीन शिक्षा, यानी इन दोनों शिक्षाओं को आप प्राचीन कालीन शिक्षा कह सकते हैं। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आपकी वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा के बारे में, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वैदिक कालीन शिक्षा है क्या, या हम किसे कह रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वैदिक कालीन शिक्षा, जैसा कि नाम से क्लियर है, वैदिक कालीन है, यानी वो शिक्षा जो वेदों पर आधारित है। अगर यानी वेदों पर आधारित शिक्षा को ही हम वैदिक कालीन शिक्षा कह रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि वैदिक कालीन शिक्षा में क्या है, या तो सबसे पहले बच्चे को उसके कुल में या हम कहते हैं परिवार में शिक्षा दी जाती थी, जो भी उसकी प्रारंभिक शिक्षा होती थी। उसके बाद में बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, जहाँ पर गुरु उसे शिक्षा देते थे और एक शिष्य के रूप में वो वहीं रहता था जब तक उसकी पूरी शिक्षा दीक्षा पूरी ना हो जाए। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि वेदों पर आधारित है, तो हमें पता है कि बेसिकली जो आपके वेद हैं जिस पर आपकी शिक्षा आधारित है वैदिक कालीन शिक्षा, तो वे आपके वेद बेसिकली 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला हम कह सकते हैं ऋग्वेद है, दूसरा आपका यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है और चौथा एंड लास्ट आपका अथर्ववेद है। ये सभी आपके वेद क्या हैं, भारतीय साहित्य में बहुत ही प्रमुख स्थान रखते हैं। यानी यही वेद क्या हैं, हमारे जितने भी आपके हिंदू धर्म के जितने भी कह सकते हैं कि एक रीति रिवाज हैं या संस्कार हैं, इन्हीं पर बेस्ड हैं। तो बेसिकली वैदिक कालीन शिक्षा को हम क्या कह सकते हैं, हिंदू सिस्टम एजुकेशन भी कह सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि वैदिक कालीन शिक्षा आधारित किस पे है, वेदों पर। तो जाहिर सी बात है, अगर वेदों पर आधारित है शिक्षा, तो वो शिक्षा किसके लिए हो सकती है कि किस प्रकार से जो भी मनुष्य है या जो भी बालक है उसका मानसिक, शारीरिक या हम कह सकते हैं कि उसके चरित्र का किस प्रकार से निर्माण किया जा सके, उसके लिए आपकी वैदिक कालीन शिक्षा दी जाती थी। अगर वैदिक कालीन शिक्षा का टाइम पीरियड हम देखें, तो अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो वैदिक कालीन शिक्षा का टाइम पीरियड आपका 2500 बीसी से 500 बीसी तक माना जाता है कि ये टाइम पीरियड क्या है, आपका वैदिक कालीन टाइम पीरियड था। और इस टाइम पीरियड में जो भी शिक्षा दी गई वो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली कहलाई। अब हम बात करते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। जैसे कि हर एक शिक्षा का अपना उद्देश्य होता है, वैसे ही वैदिक कालीन शिक्षा क्यों दी जा रही थी, तो उसके यहाँ पर हम कुछ उद्देश्य देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि वैदिक कालीन शिक्षा का मकसद क्या था कि व्यक्ति में ज्ञान को किस प्रकार से उसे इस प्रकार से ज्ञान दिया जाए जिससे उसके चरित्र का निर्माण हो। यानी बेसिकली वैदिक कालीन शिक्षा जो दी जा रही थी कि बच्चे का कल को वही बच्चा क्या है, एक सामाजिक प्राणी बनेगा जाकर, तो उसमें किस प्रकार से चरित्र का निर्माण हो या उसमें ज्ञान की ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ज्ञान वो बच्चा अर्जित कर सके, तो उसके लिए आपको वो ज्ञान दिया जा रहा था। प्लस कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा जो गुरुकुल में दी जा रही थी या बच्चे को घर में दी जा रही थी, उसका एक और मोटो था कि कह सकते हैं किस प्रकार से वो बच्चा ईश्वर की भक्ति करना सीखे, यानी जो भी उसके भगवान हैं उनकी पूजा करना सीखे, और किस प्रकार से वो और ज़्यादा ज्ञानवान बने और किस प्रकार से उसमें और ज़्यादा चरित्र का या जो भी उसके मूल्य हैं या आचरण हैं उनका विकास किस प्रकार से हो, उसके लिए शिक्षा दी जा रही थी। फिर अगर बात करें जैसे वैदिक कालीन शिक्षा था, तो उसमें धर्म सबसे ज़्यादा महत्व रखता था। यानी अगर हम कोई भी चीज़ देखें, उद्देश्यों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं बेसिकली
कि जो भी हमारे उद्देश्य हैं, जैसे अगर हम सबसे हमने पहले देखा कि मकसद क्या था कि व्यक्ति को चरित्रवान बनाना या उसमें उन मूल्यों या आचरण को विकसित करना कि वो ईश्वर की भक्ति करना सीखे, ज्ञानवान बने, चरित्रवान बने। इस चीज़ के लिए उस बच्चे को शिक्षा दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर हमने बात भी की कि हम इसे हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, तो वैदिक कालीन का क्या था कि सेंटर ऑफ एजुकेशन यानी उसी के आसपास जो शिक्षा दी जा रही थी, कह सकते हैं कि उसका सेंटर था आपके धर्म, यानी किस प्रकार से बच्चे को उसके धर्म के बारे में बताया जाए कि बच्चा क्या है, ईश्वर की भक्ति करना सीखे, जो भी ज्ञान है उसके धर्म से रिलेटेड वो चीज़ें सीखे। और कह सकते थे कि बच्चा ये भी सीखे कि किस प्रकार से जो संसारिक जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमें पता है कि भौतिक चीज़ें क्या हैं, वे तो नष्ट हो जाएंगी, तो केवल ईश्वर भक्ति ही क्या होगी, हमारे साथ रहेगी हमेशा। तो उस चीज़ का भी ज्ञान आपके वैदिक काल में दिया जाता था बच्चे को कि सांसारिक चीज़ें सभी क्या हैं, कि वो सांसारिक चीज़ों को छोड़कर केवल आध्यात्मिक चीज़ों को अपनाए और उन्हीं की ओर हमेशा अग्रसर होता रहे और अपना सारा जीवन क्या है कि ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दें। क्योंकि अगर ईश्वर की भक्ति में हम अपना जितना भी जीवन है वो समर्पित कर देते हैं तो हम क्या है और ज़्यादा ज्ञानवान हो जाते हैं, चरित्रवान हो जाते हैं और हमें और उतने ही ज़्यादा अच्छे मूल्यों का विकास होता है और हम एक कह सकते हैं कि उन्नत सामाजिक प्राणी के रूप में उभर कर भी आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो केवल कह सकते हैं कि आपकी जो वैदिक कालीन शिक्षा थी केवल चरित्रवान ही नहीं बना रही थी बच्चे को, कह सकते हैं कि उसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास भी किस प्रकार से होना चाहिए और वो इन चीज़ों के बाद में एक सुयोग्य व्यक्ति बनकर किस प्रकार से समाज में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए भी वैदिक कालीन शिक्षा बच्चे को इस प्रकार से दी जाती थी। यानी कि केवल उसका चरित्र का ही निर्माण ना हो, यानी चरित्र का निर्माण तो करना ही था, प्लस किस प्रकार से बौद्धिक उसमें तर्क शक्ति जो होती है उसका भी विकास हो, और हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से उसके मानसिक या शारीरिक चीज़ों का भी विकास हो। तो क्या है, बच्चा जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके निकलता था तो वो समाज में एक सुयोग्य व्यक्ति बनता था, यानी किस प्रकार से निर्णय लेना है या किस चीज़ कहीं पर अपनी बात को रिप्रेजेंट करना है, इन सभी चीज़ों के लिए भी बच्चे को तैयार किया जाता था। अगर हम बात करें कि वैदिक कालीन जो भी शिक्षा थी, तो हमने बात की कि बच्चा गुरुकुल में जाता था, गुरुकुल में गुरु से शिक्षा देते थे और वो एक शिष्य की भांति उन चीज़ों को उनका ज्ञान अर्जित करता था। तो इसी प्रकार से कह सकते थे कि सारी आपकी चीज़ें चलती थी। नेक्स्ट अगर बात करें कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य एक और चीज़ का था कि किस प्रकार से जो भी उसकी राष्ट्रीय संस्कृति हैं, यानी उसको इस प्रकार से शिक्षा देना बच्चे को कि जो भी उसकी राष्ट्रीय संस्कृति हैं या परंपराएं हैं उनके बारे में भी बच्चे को ज्ञान देना, जिससे क्या है जो भी बच्चा अपने राष्ट्र में रह रहा है उसको अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के बारे में पता हो, उनकी परंपराओं के बारे में पता हो। तो गुरु उसको उस प्रकार से भी शिक्षा देता था, या जो भी भारतीय परंपराएं हैं अगर वो भी क्या करता था, गुरु शिष्य को उन चीज़ों के बारे में बताता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते थे कि बच्चे का चरित्र का निर्माण करना, उनमें मूल्यों को विकसित करना, एक अच्छे आचरण को विकसित करना, इन सभी चीज़ों को शिक्षा तो दी ही जाती थी। प्लस हम कह सकते हैं बौद्धिक, मानसिक या तर्क शक्ति का भी विकास किया जाता था। प्लस उसमें जो भी आपकी सांस्कृतिक परंपराएं थी या हम कह सकते हैं भारतीय परंपराएं थी, उनके बारे में भी बच्चे को बताया जाता था, जिससे क्या है बच्चा सभी चीज़ों के बारे में समझे, जाने और ये शिक्षा लेने के बाद में एक समाज में कुशल नेतृत्व वाले नागरिक के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर सके। तो कह सकते थे कि हर एक चीज़ के बारे में बच्चे को जागरूक भी बनाया जा रहा था कि किस प्रकार से जो भी भारतीय परंपराएं हैं या सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनके बारे में भी बच्चा अच्छे से समझे या जाने। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि और उसके क्या कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा के आपके क्या सिद्धांत या विशेषताएं थीं। तो जैसे हमें पता है कि वैदिक कालीन शिक्षा आपके बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे हमने बात की कि धर्म उसका केंद्र था, यानी जो भी शिक्षा दी जा रही थी धर्म को ध्यान में रखकर दी जाती थी। जैसे हमने 4 वेद पढ़े
कि आपका ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, सामवेद था, अथर्ववेद थे, तो उन्हीं वेदों पर आधारित शिक्षा दी जा रही थी। तो कह सकते थे कि आपके कुछ सिद्धांत और विशेषताएं भी थी वैदिक कालीन शिक्षा की। जैसा कि आपकी जो भी वैदिक कालीन शिक्षा थी, जैसे हमें पता है तब राजा और महाराजा होते थे, तब उनका कोई भी, कह सकते हैं राज्य के जो भी आपके राजा होते थे, उनका किसी प्रकार का कोई अधिकार शिक्षा पर नहीं होता था। यानी उनके कोई भी नियम कानून आपके शिक्षा पर नहीं चलते थे। शिक्षा पर केवल और केवल अधिकार गुरु का होता था। यानी वे जिस प्रकार से चाहते थे बच्चे को उस प्रकार से शिक्षित करते थे, और उनके खुद के बनाए हुए नियम या कानून होते थे। जैसे आज के हम देखते हैं कि जो भी राज्य उत्तरदायी होती है वहाँ की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए, लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में ये चीज़ें नहीं थी। नेक्स्ट अगर बात करें कि शिक्षा जो दी जा रही थी वैदिक काल में वो सार्वजनिक थी, यानी सभी के लिए थी और निःशुल्क थी। यानी आपकी वैदिक कालीन शिक्षा सार्वजनिक यानी सभी के लिए थी, हम बात कर रहे हैं, और कह सकते हैं कि निःशुल्क थी। यानी शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का धन नहीं दिया जाता था। तो जैसे हमें पता है कि गुरुकुल में बच्चा पढ़ने के लिए जाता था तो वहाँ पर गुरु किसी भी प्रकार की उससे फीस नहीं लेते थे। केवल क्या है, बच्चा जो भी गुरु दक्षिणा अपनी क्षमता के अनुसार गुरु को देता था। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में गुरु केवल वही चीज़ लेते थे और अन्य धन वो नहीं लेते थे। फिर हम कह सकते हैं कि केवल अगर हम बात करें वैदिक काल में केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाता था। यानी पुस्तक बेस्ड केवल ज्ञान नहीं ना होकर वो ज्ञान कैसा था, व्यवहारिक था। यानी वो ज्ञान जो हम अपने डे बाय डे जो हम काम करते हैं उसमें जो चीज़ें अगर यूज़ होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। तो यानी गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो पुस्तकीय ना होकर आपके व्यवहारिक होती थी। तो कह सकते हैं कि आपका जो भी बच्चा था वो किस प्रकार से दैनिक क्रिया उसे कैसे करनी है, या उसको व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, प्लस अलग अलग प्रकार के कौशलों के बारे में भी बच्चे को सिखाया जाता था। जैसे अगर हम कौशल कह सकते हैं तो धनुर्विद्या हो गई आपके, या अलग अलग प्रकार के जो भी कौशल थे वो भी बच्चे को सिखाए जाते थे। प्लस हम कह सकते हैं कि उसको व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, प्लस उसको धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। यानी इन सभी प्रकार की शिक्षाएं उसे व्यवहारिक तौर पर दी जाती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपकी जो शिक्षा थी वो सावासीय थी। सावासीय मतलब कि आपको जो भी बच्चा था प्रारंभिक शिक्षा तो उसने अपने परिवार में ली, लेकिन उसके बाद की शिक्षा के लिए बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था, जहाँ पर हम कह सकते थे कि ब्राह्मण के बच्चे होते थे, क्षत्रिय होते थे या वैश्य के बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे। तो वो कहाँ रहते थे, कहते थे गुरुकुल में रहते थे। तो गुरुकुल का मतलब कि शिक्षा कैसी थी, सावासीय थी। यानी गुरुकुल में रहकर ही उन्हें क्या करनी होती थी, अपनी पूरी शिक्षा पूर्ण करनी होती थी। और वहीं पर रहकर वो क्या करते थे, जो भी उनके गुरु के बनाए हुए नियम या कानून थे उसी के अनुसार शिष्य वहाँ रहते थे और उन्हीं चीज़ों का वो पालन करते थे। लेकिन वहाँ पर गुरुकुल में रहने के लिए उन्हें किसी प्रकार के कोई शुल्क नहीं देना होता था। यानी गुरु के केवल नियम और जो भी उनके कायदे होते थे उनका अनुपालन करना होता था बच्चे को। यानी वो किसी भी कास्ट का अगर बच्चा है या किसी भी वर्ग का बच्चा है तो उसे कोई भी शुल्क नहीं देना होता था वहाँ रहने के लिए। फिर हम कह सकते हैं कि बच्चे को गुरु क्या है, इस प्रकार से उसे वहाँ पर रहकर, जैसे आजकल हम हॉस्टल देखते हैं तो, लेकिन हॉस्टल के लिए हमें क्या शुल्क देना पड़ता है, लेकिन वैदिक कालीन में गुरुकुल में रहने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता था। बस गुरु के बनाए हुए जो भी नियम कानून थे, यानी जैसे भिक्षा लेने जाना है और भिक्षा में जितना ही मिले उतना ही पका कर खाना है, और ज़मीन पे सोना है, या पहले गुरु के सेवा करनी है उसके बाद सोना है, या जो भी काम करने हैं। तो गुरु के बनाए कुछ नियम या कानून होते थे, उनके आधार पर शिष्य क्या है, शिक्षा भी लेते थे, प्लस उन व्यवहारिक चीज़ों को भी सीखते थे, चाहे कौशल हो चाहे आपके व्यावसायिक ज्ञान हो, उन चीज़ों को भी सीखते थे। फिर हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बच्चे में क्या है, एक प्रकार का आत्मविश्वास यानी उसमें कॉन्फिडेंट डेवलप करती थी, या हम कह सकते हैं लीडरशिप क्वालिटी बच्चे में डेवलप करती थी। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चा क्या है, जब उसमें ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगती हैं तो बच्चा जब पूरी पढ़ाई के बाद एक समाज में जाता था तो कह सकते थे कि एक सामाजिक नागरिक के रूप में उसमें जो भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए होती थी वो सारी उस बच्चे में होती थी।
फिर कह सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली गुरु के नियंत्रण से प्रभावित थी। यानी जैसे हमने बताया कि राज्य का जो भी राजा होता था उसका शिक्षा पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता था, यानी राज्य का शिक्षा में कोई भी नियंत्रण नहीं होता था। शिक्षा पर केवल अधिकार गुरु का होता था, जो भी चीज़ें वो चाहे, जिस प्रकार से चाहे वो अपने अनुसार वो चीज़ें करता था। और बच्चे भी क्या है, गुरु के निर्देशों का पालन करते थे। और गुरु ही क्या करता था, जो अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियां होती थी या कार्य होते थे वो स्वयं ही वो निश्चित करता था। यानी किस शिक्षण विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाना है, या किस विधि से किस कौशल को सिखाना है, या कौन से कार्य निश्चित करने हैं बच्चों के लिए, वो सारे आपके गुरु ही डिसाइड करते थे और बच्चे केवल उन चीज़ों का अनुसरण करते थे। यानी वैदिक कालीन शिक्षा की अगर हम बात करें तो आज हमने वैदिक कालीन शिक्षा क्या होती है उस चीज़ के बारे में जाना, प्लस वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं या उनके सिद्धांत या विशेषताएं क्या हैं आपके वैदिक कालीन शिक्षा की, उन चीज़ों के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट हम इनकी और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू क्लास।